बेचना कब है? खरीदने की राय देने वाले बहुत मिल जाएंगे, चाहे वो मीडिया चैनल्स पर मिले, अखबारों में मिले, ब्रोकरेज हाउस में मिले, फंड्स में मिले। बेचने की तो कोई बताता नहीं। तो आप कब बेचते हैं? वेरी गुड पॉइंट। तो मैंने अपना जब इनिशियल कैपिटल था वो कम था और पैसा तो मल्टीप्लाई होता नहीं, तो मैंने क्या सीखा कि जितना मेरा कैपिटल, अगर मेरे एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल गए, मैंने अपनी असली लागत निकाल ली और जो मेरा इनिशियल कैपिटल बना उसको एज स्टॉक ही रहने दिया और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मल्टीप्लाई, सो द मनी इज लिमिटेड। उसको मैंने कितनी फास्ट रोटेट किया या वगैरह, प्रॉफिट्स को मैंने कभी लिक्विडेट नहीं किया, लेट इट रिमेन इन द शेप ऑफ स्टॉक, और वो टचवुड काफी ओवर पीरियड ऑफ टाइम बढ़ते गए। ऐसे आपको मैंने उदाहरण दिया हनीवेल का या हेवल्स का या कोई भी ऐसे जो बहुत बड़े मल्टीबैगर्स बने। टेक आउट योर इनिशियल कैपिटल फ्रॉम योर रिटर्न्स एंड लेट द रिटर्न स्टे एज स्टॉक। ऐसा सर, आपने कहा कि मैंने शुरू से सोचा था स्टॉक मार्केट में आऊंगा, राइट? आपका फैमिली बैकग्राउंड भी था और आपका इंटरेस्ट भी था। तो आपका इंटरेस्ट एक्चुअली, एक तो फैमिली बैकग्राउंड अपनी जगह हो गया कि चलो मेरे लिए सेट बिजनेस है, फादर भी यही कर रहे हैं, ग्रैंडफादर भी यही कर रहे हैं, तो मेरे लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है और मुझे डीएनए में भी मिल गया उनसे। लेकिन दूसरा कहीं ना कहीं ये था कि ये ऐसा बिजनेस है जहाँ अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। ये तो दिमाग में रहा होगा। देखिए बिल्कुल, उस समय उस समय शेयर बाजार में जब आप ब्रोकरेज करते थे तो ब्रोकरेजेस वर अपसर्ट, 5% आप ब्रोकरेज चार्ज कर सकते थे, आपको भी पता है। रिंग के जमाने में एग्जैक्टली। और उस समय आपको दिखा नहीं कि और कोई बिजनेस ऐसा सब्स्टिट्यूट हो सकता है। हाँ। तो इट वाज अ लिमिटेड तो फील्ड। अब यहाँ पे मेरा सवाल यही है, जो देखिए आज में सारे सवाल है ना जो हमारे इन्वेस्ट दर्शकों के मन में है, वही पूछा हूँ कि भसीन साहब आज हमारे साथ में, तो जो वो सोचते हैं वो पूछा। अब हर आदमी जो स्टॉक मार्केट में आता है, मैक्सिमम कोई 2-5% छोड़ दें, वो ये सोचता है कि देखिए ये ऐसी जगह है जहाँ मुझे कम मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा पैसा लगाऊंगा, ज़्यादा पैसा बन जाएगा दूसरों के मुकाबले में। ये बेसिक सोच है, थॉट प्रोसेस यही है। अब उसके लिए फिर क्या करते हैं कि जैसा आपने भी बोला कि आप पैसा तो लिमिटेड है, इन्वेस्टमेंट करके कितना कर लेंगे, तो क्यों ना ट्रेडिंग कर ली जाए। थोड़ा एक काम करता हूँ, पहले ट्रेडिंग करके लिए थोड़ा अच्छी कैपिटल बना लेता हूँ, थोड़ा पैसा बना लेता हूँ, फिर इन्वेस्टर बन जाऊंगा। ये सोच सही है या गलत? देखो, अगर आप ट्रेडर हो और सारे नुआंसेस समझते हो और धंधे की तरह कर रहे हो तो इससे अच्छा बिजनेस नहीं, 9:15 से 3:30। हाँ। लेकिन अनिल जी, ये एक मिथ है कि ये इजी बिजनेस है। आप बताइए सुबह आपको क्या तैयारी करनी पड़ती है? मैं रोज सुबह 6:30 बजे मार्केट मंत्रा लिखता हूँ। सोने का भाव, ऑयल, बॉन्ड यील्ड, गोल्ड, मैक्रो माइक्रो, डोनाल्ड ट्रंप किस तरफ से उठ रहे हैं ये मेरे को देखना पड़ता है, और उसके साथ एक मार्केट की एनालिसिस करनी है, स्टॉक रख। सो इट्स अ वेरी टीडियस जॉब और आपको ये पता, इट्स नॉट इजी। सिमिलरली ट्रेडिंग इज नॉट इजी अगर आप तीन उसके नुआंसेस रखो, मार्क टू मार्केट, वैल्यू एट रिस्क एंड हेज। ये तीनों को अगर आप कंट्रोल कर सको कि आपका हेज क्या है। वापस बताएं तीनों चीज। मार्क टू मार्केट मतलब आपका लॉस कितना आ रहा है वो आपका लिमिट, अगर आप वो कंट्रोल कर ले, क्योंकि आपको पता है डेरिवेटिव्स में रोज सेटलमेंट होती है, राइट। और अगर आपका मार्क टू मार्केट ज्यादा हो गया फिर आप वापस नहीं आ सकते। तो मार्क टू मार्केट को कंट्रोल करना अहम बात नंबर है। 1 वैल्यू एट रिस्क, एक कॉन्ट्रैक्ट 5 से 7 लाख का है, अगर मैं 50,000 कमा सकता हूँ तो 50,000 गवा सकता हूँ, उसको कैसे कंट्रोल कर। और थर्ड, हेज, अगर मेरे पास लॉन्ग है 10 लाख के तो मेरे पे शॉर्ट है या नहीं है, क्योंकि कल को रात को क्या होता है मुझे नहीं पता, उसको मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ या नहीं। अच्छा, आप शॉर्ट भी करते हैं? बिल्कुल। मार्केट में जब मौके मिलते हैं हेज करने के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लास्ट नहीं करोगे। द वॉलेटिलिटी इन द मार्केट विल ऑलवेज सी योर स्टॉप लॉसेस आर। आज नई बात मुझे आपके बारे में पता चली कि हेजिंग के लिए, भले ऐसे शॉर्ट ना करते हो लेकिन हेजिंग के लिए आपको हेज करना है अनिल जी, नहीं तो आप कभी कमा के रख सके नहीं। आपका एक तरफ से मार्केट नहीं चलती, दोनों तरफ मार्केट में। क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि ट्रेडिंग करके थोड़ी कैपिटल बना ली जाए और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें, या फिर एक बार अगर ट्रेडिंग करके थोड़ी कैपिटल, पहली बात तो ज्यादा लोगों की बनती नहीं, उल्टा जाने के चांस ज्यादा है, और अगर बन गई तो फिर वो लालच जाएगा नहीं, फिर सोचेंगे फिर क्यों अब इन्वेस्टमेंट करूं, ट्रेडिंग ही करते रहूं, यहाँ पैसा बन रहा है। बिल्कुल। तो वो एक देखिए, एक एड्रेनलिन रश है। जब आपको वो दिखता है शेयर बाजार उतराव चढ़ाव, वो आपके सिस्टम में आ जाता है। अगर आप वो टॉलरेट कर सकते हो, आपकी हेल्थ को हानि नहीं है, साथ में आप में डिसिप्लिन है, क्योंकि आपको पता है पैसा लिमिटेड है और आप हमेशा डाउट करोगे। लेकिन जब आपके स्टॉप लॉस या आपकी जेब कम हो गई तो आपको पता है कि यू आर इन द रॉन्ग प्लेस। तो यू मस्ट बी, आपकी जो आपकी तृष्णा है वो एक तरह से इट शुड बी वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड एंड यू मस्ट बी अवेयर द मार्केट कैन बी वेरी क्रूअल।
तो द ट्रेडर हैज टू बी बिवेयर, और साथ में मार्केट साइकोलॉजी समझनी चाहिए। डोंट कैच फॉलिंग नाइफ, सेल वीकनेस बाय स्ट्रेंथ, ये ओल्ड एडेजेस हैं। आप उसको फॉलो कर सकते हैं तो मुश्किल है। 50 वाला जेपी जब 40, 30, 20 हुआ, सबने लेने की चेष्टा की, जिसने बेच दिया, जिसको मंदी करनी आती है वो ट्रेडर है। जो सिर्फ तेजी करे वो ट्रेडर लास्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक तरफ का बाजार नहीं चलता। जब वीकनेस है उसको पहले बेचना है। तो जैसे मैंने कहा, इट हैज टू बी विद योर टेम्परमेंट, विद योर कन्विक्शन एंड विद योर डिसिप्लिन। अब मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, कोई शेयर भसीन साहब के पोर्टफोलियो में आएगा, खरीदा जाएगा, ये कब और कैसे होता है? भसीन साहब किसी शेयर को कब खरीदते हैं? वो खरीदने के पहले क्या देखते हैं? तो देखिए, पहली बात तो ये है कि एज एन एनालिस्ट या एज एडवाइजर जो हम करते हैं, मैं अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में ट्रेड नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। जो मेरे पे पुराने पोर्टफोलियो है वो इन्वेस्टमेंट है। और आज जो हम इन्वेस्टमेंट की चेष्टा करते हैं वो एक मार्केट की डायनामिक्स के साथ है। अब आपने देखा ही है 2 साल से मार्केट हैज बीन वेरी वेरी अनकाइंड टू मिड कैप्स, और अगर आपने 2017 से मिड कैप लिए हैं तो आपके लिए तो 12,000 का लेवल इज डिसेप्टिव, मतलब ही नहीं आपको। तो हम यही चेष्टा कर रहे हैं कि अब मार्केट बदलने वाली है। ट्रेंड हमारे हिसाब से सेकेंड हाफ ऑफ 2020 कैन बी वेरी गुड। इस कारण से वी आर सीइंग सेक्टर स्टॉक्स जहां पे मिड कैप्स में एक्सट्रीम वैल्यू है और जहां हमें मैनेजमेंट्स और उनके बिजनेस प्रोफाइल पे बहुत भरोसा है। सो वी आर लुकिंग फॉर दोज एज अ ट्रेंड, जिसको हम आउटलाइट कर रहे हैं। हमने अभी रिसेंटली पोर्टफोलियो बनाया था, दैट इज आउट परफॉर्म द निफ्टी, इट हैज आउट परफॉर्म द मिड कैप। नहीं सर, एक तरीका तो ये कि जैसे आपने पोर्टफोलियो बनाया है और आपने देखा कि भाई ये 10, 20, 25 स्टॉक ऐसे हैं लाइफ टाइम हाई में इतना गए थे, अपने अच्छे समय में इतना बढ़े हैं, अब 40%, 50%, 60% नीचे मिल रहे हैं, मैनेजमेंट ठीक है, कंपनी ठीक है, बैलेंस शीट ठीक है, ले लें। एक तो वो तरीका जो आप बता रहे हैं कि भाई उसका पोर्टफोलियो बनाए। दूसरा, पहली बार जब कोई शेयर आप खरीद रहे हैं, वो क्या सोच कर लेते हैं? उस शेयर में क्या क्या, उस कंपनी में क्या क्या देखते हैं? नहीं, तो उसी से मैंने आपको बताया कि हैवेल्स में मैं यूटीआई के लिए ब्रोकिंग करता था और बॉम्बे में था 99, और जीआईसी म्यूचुअल फंड के बाद हैवेल्स का बहुत बड़ा लॉट था। उन्होंने कहा संजीव दिल्ली की कंपनियां हैं, इसको बेच के बताइए, बेच दीजिए। 15 रुपए का भाव था। मैं मिल के आया मिस्टर कीमत राय गुप्ता, जो अंडर हिल रोड में रहते हैं, जो 2-2 हजार गज के प्लॉट हैं, अगर आप कभी आप जाए यूनिवर्सिटी। और उन्होंने, उनकी बिजनेस का प्रोफाइल वाज वंडरफुल, बट वो एक बहुत टाइट फिस्टेड आदमी थे, खर्चा नहीं करते, मार्केटिंग नहीं थी, लोगों को पता नहीं। उससे उनके लड़के को मिला जो यंग था, और उन्होंने अपनी विजन बताई। तो वहां से मुझे हैवेल्स पे बहुत बुलिश होना। मैंने कहा इलेक्ट्रिकल्स में इस जैसी मार्केट में इनका तो नाम ही नहीं पता, और इनका मार्केट शेयर देखो कितना है। सो अंडरलाइंग एसेट, बिजनेस प्रोफाइल एंड मार्केट कैप, ये तीनों चीजें आपको बताएंगी। वहां से हैवेल्स की मार्केट कैप 100 करोड़ भी नहीं थी, और आज 40,000 करोड़ हो गई इन द लास्ट 22 ईयर्स। तो आप सोच सकते हैं पोटेंशियल कितना है। अगर आपको इनिशियली एक अंडर वैल्यूड मार्केट कैप के ऊपर जो स्टॉक मिल जाए, जहां बिजनेस प्रोफाइल इज ट्रेमेंडस, इट्स लाइक अ जूल इन द क्राउड। ऐसी और कोई एक आध स्टोरी ऐसी भसीन साहब जो बताना चाहे, क्योंकि जनरली ना दर्शक उससे ज्यादा रिलेट करते हैं कि आपने कोई और ऐसा मल्टी बैगर शेयर जो कई गुना हो गया, वो कब कैसे खरीदा, किस तरह से आप उसमें बने रहे? तो आपको हनीवेल के बारे में मैंने बताया ही है। मेरे एक अंकल थे जो उस समय टाटा स्टील के लिए इंजीनियरिंग करते थे, और उन्होंने कहा टाटा हनीवेल, उन्होंने मेरे को बेसिक समझाया कि हनीवेल कितना ग्लोबल प्लेयर है। टाटा हनीवेल इज अ 51-49 बिटवीन, टाटा के पास 51 था और एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट था। तो वो उस समय 51 रुपए का था, लेकिन मैंने पोटेंशियल देखा डिजिटलाइजेशन का इंडिया में, और कुछ ऐसा सोच नहीं थी। उसके बाद उसका भाव मेरे पे 5 पे 3 राइट आया, और 1650 शेयर हुए। 10 साल में अनिल जी उसका भाव 750 हो गया, जिसके मैंने जमीन की, और आज उसका भाव 34,000 रुपए है। तो आप सोच सकते हैं, और अभी भी मैं कहता हूं दुगना हो जाएगा, क्योंकि हनीवेल इज अ डाउ कंपोनेंट, इट इज इन द टॉप 100 मोस्ट फेवर्ड कंपनीज। और आप देख ही रहे हैं आपका एक्सपेंशन डिजिटलाइजेशन का कैसे है। अच्छा, आपसे मेरा कंफर्ट बहुत है, इसलिए मैं आपसे कुछ भी और खुल के पूछ भी सकता हूँ। कोई ऐसा एक आध एक्सीडेंट, ऐसा स्टॉक जो आपको लगा कि मैंने ये सोच के खरीदा था और बहुत खराब हो गया, उससे आपने जो सीखा हो? मेरा आइडिया स्टॉक जानने से ज्यादा आपने क्या सीखा वो जानने में। तो बहुत अच्छी बात है। देखिए एनबीसीसी मैंने शुरू में जब पकड़ा था तो वो बहुत मल्टी बैगर बना जी, लेकिन हमने परसिस्ट किया। आई एम नॉट सोल्ड दैट। एनबीसीसी जो मैंने लिया 200 रुपए में, उसके बाद इट वेंट अप 5 टाइम्स, और आज भी वो लेकिन लास्ट 2 साल में गवर्नमेंट मशीनरी के स्लो डाउन से, चेंज ऑफ मैनेजमेंट्स, इवन दो द अंडरलाइंग बिजनेस इज गुड, कुछ अटकलियां लगी सुप्रीम कोर्ट, इट इज सीइंग अ ह्यूज अंडर परफॉर्मेंस। आई ओन द स्टॉक, इट इज इन आवर पोर्टफोलियोज, बट our moral is high that in the next 2 years this could be a huge turnaround because underlying assets चल रहे हैं।
ऐसी कोई गवर्नमेंट मशीनरी नहीं जहां वो नहीं कर रहा काम और डेट फ्री है, बट एक मैनेजमेंट। सो ये अंडरलाइन भी आ गया कि सरकार के साथ आप लड़ नहीं सकते जब सरकारी कंपनीज में कोई वली वारिस नहीं है तो ऐसा हाल हो सकता है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, हाउएवर द वैल्यू विल ऑलवेज रिमेन। बिल्कुल। तो बसिन साहब, वाकई में ऐसा पता नहीं चला कि ये शो कब खत्म होने आया, और आपके इतने 35 सालों के अनुभव से मुझे और हमारे दर्शकों को आज बहुत फायदा हुआ होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।